नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होने वाली है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर, जिसमें मुख्य तौर पर आज के घटनाक्रम जिस पर हमारी नजर रहने वाली है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी हुई। घाना की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं त्रिनिदाद और टोबैगो, जहां उनका हुआ है भव्य स्वागत और उन्होंने प्रवासी भारतीयों को भी किया है संबोधित। कहा है कि हम सब एक परिवार हैं और भारत के बदलते परिदृश्य को भी प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया है। इस अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने त्रिनिदाद और टोबैगो में किन मुख्य बातों का जिक्र किया है। इसके साथ साथ बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां हम आपको बताएंगे कि अमेरिका की संसद में वन बिग ब्यूटीफुल कानून ये क्या है आपको बताएंगे, जहां पास कर दिया गया है और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसकी सहमति अनुमति के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद बात होगी खेल की खबरों की, जहां बताएंगे आपको भारत और इंग्लैंड के टेस्ट मैच के बारे में, बताएंगे आपको उसका ताजा स्कोर और भारत की रणनीति आगे कैसे चल रही है। साथ ही बात होगी बाबा बर्फानी की। श्री अमरनाथ यात्रा का आज है दूसरा दिन। कौन कौन से जत्थे श्री अमरनाथ यात्रा के लिए हो चुके हैं रवाना, खबरें होंगी अखबारों की सुर्खियों से भी जुड़ी हुई। शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक स्वागत। पीएम ने अपने समकक्ष को उपहार में दी भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति। सरयू और महाकुंभ का जल भी किया भेंट। भारतवंशियों को ओसीआई कार्ड देने की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा त्रिनिदाद टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया सर्वाधिक सम्मानित नेता। आज दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। अमेरिकी संसद से पारित हुआ बहुचर्चित विधेयक वन बिग ब्यूटीफुल बिल। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर आज राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा यह विधेयक। श्री अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से निकला श्रद्धालुओं का एक और जत्था। और खेल की खबरों में कप्तान शुभमन गिल के दोहरे शतक से बर्मिंघम टेस्ट पर भारत की पकड़ हुई मजबूत। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बनाए 3 विकेट पर 77 रन। और इन टॉप हेडलाइंस के बाद आइए अब बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। 5 देशों का ये यात्रा का ये दूसरा चरण है। पोर्ट ऑफ स्पेन में एयरपोर्ट पहुंचने पर त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने पूरी कैबिनेट के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए 38 मंत्रियों के अलावा 4 सांसद भी एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनका पहला दौरा होगा और 1999 के बाद से प्रधानमंत्री स्तर पर त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से बातचीत करेंगे। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का सांस्कृतिक हर्षोल्लास के साथ स्वागत हुआ और प्रधानमंत्री ने कलाकारों से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि सदियों पहले भारत से कई लोग त्रिनिदाद और टोबैगो आए थे। आज उनमें से कई लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है और त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। फिर भी उन्होंने भारत के साथ संबंध बनाए रखे हैं और भारतीय संस्कृति के प्रति भी भावुक हैं।
साथ ही प्रधानमंत्री ने पोर्ट ऑफ स्पेन में अविस्मरणीय स्वागत के लिए स्थानीय भारतीय समुदाय का आभार जताया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का होटल पहुंचने पर भी भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री के अभिनंदन में कलाकारों ने संगीत प्रस्तुति भी दी। प्रधानमंत्री ने इन कलाकारों से बातचीत की और इनको सराहा। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेहद उत्साहित नजर आए। पोर्ट ऑफ स्पेन में मौजूद भारतीयों ने बताया कि पीएम मोदी से मिलना उनके लिए किसी सपने से पूरे होने जैसा था। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में अब से थोड़ी देर पहले भारतीय समुदाय को संबोधित किया है। इस भव्य कार्यक्रम में विशाल जनसमूह ने हिस्सा लिया। समारोह में त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला परसाद बिसेसर भी शामिल हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान किया, जिसके लिए पीएम ने इसके लिए उनका आभार जताया। कमला परसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की खूब सराहना की और पीएम मोदी को विश्व का सर्वाधिक सम्मानित नेता बताया। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। पीएम ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय की छठी पीढ़ी को ओसीआई कार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की। पीएम ने कहा कि त्रिनिदाद और टोबैगो आया भारतीय समुदाय एक महान सभ्यता का संदेश वाहक बनकर आया था। पीएम ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय की बिहार की जड़ों का भी जिक्र किया। I am happy to announce that OCI cards will now be given to the 6th generation of the Indian diaspora in Trinidad and Tobago. You are not just connected by blood or surname. You are connected by belonging. India looks out you. India welcomes you. And India embraces you. तो भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया वेलकम्स यू, इंडिया एम्ब्रेसेस यू और इंडिया इज थैंकफुल टू यू। पीएम ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय की बिहार की जड़ों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। कमला जी स्वयं वहां जाकर भी आई है। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। People in India consider Prime Minister Kamala ji as the daughter of Bihar. यहाँ उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। मुझे विश्वास है 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी बिहार की धरती से नई प्रेरणाएं, नए अवसर निकलेंगे। Like Kamala ji, there are many people here whose roots lie in Bihar. The heritage of Bihar is a matter of pride for all of us. तो बिहार का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार की विरासत
सिर्फ देश का गौरव नहीं, दुनिया का गौरव है। पीएम ने नई ऊंचाइयों को छूती भारत की विकास यात्रा की भी विस्तार से चर्चा की। पीएम ने कहा कि भारत अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर रहा है। पीएम ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर को लेकर भारतीय समुदाय की भक्ति भावना की भी बात की। I'm sure you all welcome the return of Ram Lala to Ayodhya after 500 years with great joy. We remember you had sent holy water and silas for building the Ram Mandir in Ayodhya. I have also brought something here with a similar sense of devotion. It is my honor to bring a replica of Ram Mandir and some water. And water from the river Saryu in Ayodhya. त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला परसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खूब सराहना की। उन्होंने पीएम मोदी को विश्व का सर्वाधिक सम्मानित नेता बताया। We honor, revere cultural and familial bonds between our people. These bonds transcend time and distance, uniting us in a shared history and a shared future. Prime Minister Modi, you are a transformational force who has refined governance of India and positioned your country as a prominent and dominant global power. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला परसाद बिसेसर को अयोध्या के भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। पीएम ने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से लिया गया पवित्र जल और अयोध्या की सरयू नदी का जल भी उन्हें भेंट किया। त्रिनिदाद और टोबैगो से पहले प्रधानमंत्री मोदी घाना में थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जॉन महामा ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। पीएम मोदी ने सम्मान के लिए घाना के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और इसे अत्यंत गर्व का विषय भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी विदेशी दौरों के दौरान वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें अपने राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया है। घाना दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी को दिया गया ये सम्मान 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने वाला रहा। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। इससे पहले पिछले महीने ही साइप्रस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिट्स ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान था।
प्रधानमंत्री को अब तक विदेशों में 24 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। ये अवार्ड विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। बारबाडोस ने पीएम को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां की राष्ट्रपति ने ये पुरस्कार प्रदान किया, जिसे पीएम की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गोरिटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने पीएम को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है पीएम का विजन। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी पीएम का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, पीएम ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को नया सवेरा में जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओहो सुन देखो इधर, ये छतरी भी है। सुनो, ये हमारे लिए कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। अभी से बिगाड़ना शुरू। हम बिगाड़ेंगे, तुम बनो क्या? खरूस। अच्छा, एक मिनट। क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा, उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए, बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री के त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा के बाद अगला पड़ाव रहने वाला है अर्जेंटीना। त्रिनिदाद और टोबैगो के बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे अर्जेंटीना, वो भी 2 दिवसीय दौरे पर। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और अर्जेंटीना के बीच बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगी, जिसमें भारत अर्जेंटीना साझेदारी को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। आइए देख लेते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर 4 और 5 जुलाई को अर्जेंटीना में होंगे, जो लैटिन अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
यह 57 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जो इसे ऐतिहासिक बनाती है। प्रधानमंत्री का यहाँ आना अपने में ही एक संवाद है, जो कि बता रहा है कि हमारा रिश्ता अर्जेंटीना से कितना महत्वपूर्ण है। हमारा रिश्ता अर्जेंटीना के साथ मल्टीफेसेटेड है। सभी तरह के कार्यों में हम इनके साथ एक रिश्ता रखते हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। The Prime Minister's visit to Argentina comes at a particularly significant time as Argentina is undertaking major economic reforms, somewhat similar to those India went through in the past. Both leaders will, of course, discuss subjects of economic and trade interest to further strengthen bilateral relations. 2019 में भारत अर्जेंटीना के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अर्जेंटीना में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के विशाल भंडार हैं, जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा की जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अर्जेंटीना दुनिया के लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है। चिली और बोलीविया के साथ भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन में अर्जेंटीना एक अहम साझेदार बन रहा है। अर्जेंटीना के पास दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शेल गैस और चौथे सबसे बड़े शेल ऑयल भंडार हैं। भारत की टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ केयर तकनीक अर्जेंटीना के दूरदराज के इलाकों में सस्ते और स्केलेबल मॉडल के जरिए मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने में मदद कर सकती है। रक्षा, अंतरिक्ष, आईटी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की प्रगति अर्जेंटीना के लिए मूल्यवान विशेषज्ञता और अवसर प्रदान करती है। India is a country that has been growing economically so much, especially since you adopted the reforms opening the economy and adopting the rules of the market economy and open economies, and especially in this decade under the leadership of Prime Minister Modi. अर्जेंटीना यात्रा के दौरान पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रीय नायक जनरल जोस दे सेन मार्टिन को श्रद्धांजलि देंगे। ये कदम भारत के स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव जैसे साझा मूल्यों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्जेंटीना दौरा दोनों देशों के बीच में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। भारत और अर्जेंटीना का फोकस इस बात पर होगा कि कैसे स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और साथ ही साथ बेहतर सुरक्षा संबंधों को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ये महज एक द्विपक्षीय दौरा नहीं है, ये इस बात को भी दर्शाता है कि कैसे ग्लोबल साउथ के देश एक साथ आ रहे हैं बेहतर भविष्य बनाने की दिशा के अंदर, और भारत और अर्जेंटीना इसके अंदर एक बेहतर साझेदार हैं। कैमरा पर्सन के राणा के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, अर्जेंटीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अनेक दौरों पर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की आवाज को मुखर करते रहे हैं, और जब अर्जेंटीना के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो भारत और अर्जेंटीना के रिश्तों को और मजबूती प्रदान की जाएगी। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री का अर्जेंटीना दौरा और कैसे सफल रहने वाला है और कैसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये सब आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? और इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना? जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। और ब्रेक से जाने से पहले हम आपको बता रहे थे प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के अगले पड़ाव की, यानी कि त्रिनिदाद और टोबैगो के बाद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले 2 दिवसीय दौरे पर अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता अरुण शर्मा ने अर्जेंटीना में भारत के राजदूत अजनीश कुमार से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन एम्बेसडर डेजिग्नेट टू अर्जेंटीना अजनीश कुमार जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू DD न्यूज़ सर। सबसे पहले देखा जाए तो आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है अर्जेंटीना का, मल्टीलैटरल लेवल पे तो 2018 में PM यहाँ पे आए थे, लेकिन कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर 57 साल के बाद में आ रहा है। क्या इंपॉर्टेंस है इस विजिट की अगर आप देखा जाए तो? प्रधानमंत्री का यहाँ आना
अपने में ही एक संवाद है जो कि बता रहा है कि हमारा रिश्ता अर्जेंटीना से कितना महत्वपूर्ण है। सभी तरह के कार्यों में हम इनके साथ एक रिश्ता रखते हैं, चाहे तो वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल एज वेल एज सोशल। तो हमारा इनके साथ एक रिश्ता ऐसा है जो हम यहाँ भी देखते हैं जब हम यूनाइटेड नेशंस मल्टीलैटरल ऑर्गन्स में तो बायलैटरल के अलावा इन सभी मुद्दों पर हमारे दोनों देशों में बहुत फ्रेंडलीनेस है और हम एक बहुत ही प्रोडक्टिव रिलेशनशिप में साथ साथ काम करते हैं। ये तो देखा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री लेस के लिहाज से कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत और अर्जेंटीना की बात की जाए, भारत ने कई सारे रिफॉर्म्स को अंजाम दे दिया है, अर्जेंटीना रिफॉर्म्स की राह पर अब निकल पड़ा है, तो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों भारत और अर्जेंटीना के रिश्ते इस लिहाज से देखा जाए तो? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। अर्जेंटीना में भी बहुत सारे रिफॉर्म हो रहे हैं। अभी जो यहाँ के कार्यरत राष्ट्रपति हैं महामहिम श्री खावियर मिलेई साहब, ये भी बहुत सारे चेंजेस लाने की चेष्टा कर रहे हैं और इनका भी जो एक मानना है कि वो अपने देश में किस तरह अपने लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा कर सके, सबसे ज़्यादा प्रावधानों का प्रोविज़न कर सके। और जैसा हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में भी हो रहा है, 2 कार्यकाल में तो बहुत कुछ हो चुका है, इस देश में भी ऐसा बहुत कुछ है जो हिंदुस्तान की उदाहरण के रूप में यहाँ भी प्रेषित किया जा सकता है, जैसे हमारा डिजिटल मॉडल। भारत एक तरह से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन कैपेसिटीज़ को बिल्ड कर रहा है और अर्जेंटीना जो कहते हैं कि एक जो लिथियम ट्रायंगल है, जो रेयर अर्थ मिनरल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो एक तरह से उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। तो पीएम मोदी जब अर्जेंटीना के दौरे पर होंगे तो रेयर अर्थ मिनरल के लिहाज से, लिथियम के लिहाज से क्या कुछ एक्सप्लोर होगा दोनों देशों के बीच में? इस क्षेत्र में हम पहले से कार्यक्रम कर रहे हैं, पहले से हम इसमें दोनों देश काफ़ी कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। हमारे देश की एक एजेंसी है जिसका नाम काबिल है। काबिल यहाँ पर पहली बार 2022 में एक MOU के अंतर्गत इस देश में प्रवेश किया। 2024 में उन्हें 5 ब्लॉक्स मिले हैं और उस पे वो लिथियम प्रॉस्पेक्ट्स कर रहे हैं। और लिथियम ही क्यों, इस देश के पास और भी अलग खनिज हैं और मेरा मानना है जैसा कि जो हमारी पहली जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग में जो इसी साल जनवरी में हुई थी, जैसा उसका अपना एक रूपरेखा तैयार किया गया है, उसके अंतर्गत 2 वर्किंग ग्रुप स्टैब्लिश किए जाएंगे एंड उसमें हम सिर्फ माइनिंग ही नहीं, हम जॉइंट माइनिंग की भी बातें करें, हम साथ साथ कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे उसको चेंज करें, कन्वर्ट करें इनटू मिनरल्स विच कैन बी एक्सपोर्टेड, जिसको हम वापस हिंदुस्तान ले जा सके। तो यस, बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है इस देश के साथ और हमारा मानना है कि आगे के सालों में हम इस देश के साथ इस दिशा में बहुत ज़्यादा काम कर सकेंगे। शुक्रिया अजीश जी हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर रजनीश कुमार कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अर्जेंटीना का दौरा है कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने जा रहा है, चाहे व्यापारिक दृष्टि से देखें, रणनीतिक साझेदारी तौर पर देखें या फिर पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा देने की दिशा से, हर तरह के जो एंगल है उस पर निगाहें रहेंगी और जाहिर सी बात है कि जो द्विपक्षीय संबंध है उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन विनय कुमार के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज़, अर्जेंटीना। तो एक तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना पहुंचेंगे जहां द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा तो मिलेगा ही, बात अब कर लेते हैं भारतीय खाने की भी। अर्जेंटीना में भारतीय खाने की लोकप्रियता बढ़ रही है। भारतीय व्यंजनों की खुशबू अर्जेंटीना के लोगों को खूब भा रही है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा की एक खास रिपोर्ट के जरिए। भारत का जो खाना है उसके लिए भी लोग तलाश कर रहे हैं अर्जेंटीना के अंदर के कहाँ वो खाना मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से एक डाइवर्सिटी मिलती है भारतीय खाने की वो शायद कहीं और नहीं मिलती है। हमारे साथ अर्जेंटीना के कुछ लोग भी मौजूद हैं, भारतीय लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ इस होटल के अंदर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल Candela, thank you so much for talking to us. First of all, which is your favorite food, Indian food primarily, that you like the most? I like this type of rice and curry, I like it, and the way where they mix vegetables, I like it too. And I think that
these possibilities, like these restaurants, are very perfect possibilities to meet their culture, and through this restaurant we can exchange cultures. Do you think the food is also uniting India and Argentina, because people are looking for Indian food as well, because there is great diversity in that? Absolutely. We are loving Indian food. We like spicy. It's a way to mix and to make a fusion between the two nations, and we really enjoy that. भारतीय जो खाना है वो यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, अर्जेंटीना के लोग, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो भारत के जो मसाले हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की पसंद बने हुए हैं। भारतीय मसाले ही हैं जो शायद जो अर्जेंटीना के लोग हैं उनको खींच करके लेकर के आ रहे हैं। क्या रीज़न है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में जो अर्जेंटीना के लोग हैं वो भारतीय खाना खाना आते हैं? जैन फूड भी मिलता है, वेजिटेरियन भी है, नॉनवेज भी है, क्या रीज़न है कि लोग खींचे चले आते हैं? इंडियन फूड इज़ फेमस फूड है पहले तो, और इंडियन फूड के बारे में ये लोग जानते हैं क्योंकि एरोमेटिक फूड है, और ये लोग टेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि जब से हम यहाँ पे आए हैं तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने इंडियन फूड को, इंडियन कल्चर को, और इन लोगों को काफ़ी पसंद आता है इंडियन फूड। यहाँ पे कई लोग बता रहे हैं कि इंडियन कल्चर को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, और शायद इसी वजह से खाने की भी तलाश करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है इंडियन कल्चर में। तो आपने इस बात को महसूस किया है? हाँ जी, बिल्कुल महसूस किया है। और ये लोग जैसे हमारे इंडिया का छोला भटूरा है, स्पेशली चना है, और नॉन वेजिटेरियन है, वेज हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं अर्जेंटीना इंडियन खाना खा के। साफ तौर पर अर्जेंटीना के अंदर भारतीय जो व्यंजन है, भारतीय जो खाना है, और उसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है। कई सारे रेस्टोरेंट हैं जो कि भारतीय व्यंजन परोसते हैं, और यहाँ अर्जेंटीना वासियों के लिए भी जो भारतीय व्यंजन है कहीं ना कहीं वीकेंड्स पर पहली पसंद बनते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो खाना है, व्यंजन है, भारतीय फूड जिसे हम कहते हैं, वो भारत और अर्जेंटीना को जोड़ने का काम कर रहा है, नज़दीक लाने का काम कर रहा है। कैमरा पर्सन के राणा के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज़, अर्जेंटीना। नया सवेरा में अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं बाबा बर्फानी की। श्री अमरनाथ यात्रा का आज है दूसरा दिन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक जत्था आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। इस अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कई हिस्से से लोग आ रहे हैं। श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 38 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा का समापन 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन होने वाला है। और पहलगाम से इस समय हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ गए। सीधा रुख करते हैं। अश्विनी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बाबा बर्फानी के जयकारे लग रहे हैं, कंकर कंकर शंकर, एक लोटा जल, सब समस्या हल। इसके आध्यात्मिक जयकारे जरूर लग रहे होंगे बाबा बर्फानी पर पहुंचने के लिए। लोगों के जत्थे एक एक करके वहां बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके का माहौल है अभी, और हर हर महादेव के जयकारे आपके पीछे भी लग रहे होंगे? निश्चित तौर से भावना अगर देखें तो पूरी ये वादी कश्मीर कह सकते हैं, चाहे वो बालटाल हो, चाहे वो पहलगाम हो, वो बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे से गूंज रहा है। यहाँ से जत्था रवाना हुआ। दूसरा जत्था नुनवान का जो पहलगाम का बेस कैंप है, यहाँ से रवाना हुआ है। कल जो जत्था रवाना हुआ था वो पंचतरणी पहुँच गया। आज पंचतरणी से वो सुबह पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुका है। बालटाल से कल जो जत्था गया था वो दर्शन कर चुका है और वो वापस लौट रहा होगा। बालटाल से 14 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, और पहलगाम जहाँ पर मैं हूँ यहाँ से 45 किलोमीटर का पूरा रास्ता पड़ता है, और यात्रा 2 से 3 दिनों में होती है। पंचतरणी से आगे कल का जत्था रवाना हो गया, और आज 3 बजे से 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक यहाँ से जत्थे रवाना किए गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ये यहाँ का एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट यहाँ पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड का बनाया गया है, जहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो 3.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए, ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर डे जो श्राइन बोर्ड यहाँ से कोटा जारी करता है उस हिसाब से जारी किए जाते हैं। RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी से बना हुआ आइडेंटिटी कार्ड सबके लिए जरूरी होता है। बगैर RFID के लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं, जिससे लोगों को ट्रैक करने में और उनकी स्थिति पता करने में और उनकी लोकेशन पता करने में आसानी होगी। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, संचार के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, सहूलियत और भोजन व्यवस्था, आवास और ठहरने के इंतजाम बेहद शानदार तरीके से किए गए हैं।
और निश्चित तरीके से अगर देखें कि कल से जो यात्रा शुरू हुई अगले 38 दिनों तक ये चलेगी। कल एक जत्था रवाना हुआ, आज दूसरा जत्था रवाना हुआ। अभूतपूर्व लोगों में उत्साह है, जबरदस्त उत्साह है। पूरी की पूरी वादी बम बम भोले हर हर महादेव से गूंज रही है भावना। बिल्कुल पूरी वादी इस समय भक्ति में हुई है। अश्वनी भी साथ ही आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आपने बात करी सुरक्षा व्यवस्था की, पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कई बार बैठकें करी कि अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिहाज से भरपूर व्यवस्था वहां पर हो। अगर अब की बात करें तो अभी किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर अलग अलग कैंप में की गई है? देखिए, अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था है, इस तरीके की है कि जब भगवती नगर का जो बेस कैंप है जम्मू से, वहाँ से जब जत्था रवाना होता है यहाँ पहलगाम के लिए, आरोपी होती है, रोड ओपनिंग पार्टी होती है, सेना के जवान होते हैं, अर्धसैनिक बल होते हैं, चप्पे चप्पे पर अलग अलग मीटर पर खड़े हुए सेना के जवान होते हैं। जो लिंक रोड्स हैं, जो कि एडजॉइनिंग रोड्स होती है, हाईवे में आने वाली रोड्स होती हैं, उनको उस क्षण के लिए रोक दिया जाता है। पहलगाम के आगे जब ये रास्ता आता है तो स्थानीय वाहन जो होते हैं उनको रोक दिया जाता है। आप ये समझे कि पूरी की पूरी जैसे कि जो कॉन्वॉय चलता है वो कॉन्वॉय पूरी तरीके से वैसे ही सुसज्जित और सुरक्षित है जिस तरीके से वीवीआईपी महानुभावों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था होती है। इस कैंप की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो कैंप के आसपास जो है सुरक्षा व्यवस्था है, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, जेके पुलिस है, सीएपीएफ है और दूरस्थ स्थानों पर सेना भी निगरानी कर रही है, हाई एल्टीट्यूड पर भी एसडीआरएफ के जवान तैनात है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। अगर देखें तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी कैमरे से लगा हुआ है, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है उसकी निगरानी ड्रोन से की जा रही है। अभेद्य सुरक्षा चक्र है और उस अभेद्य सुरक्षा चक्र को भी लोगों के आस्था ने और ज़्यादा बढ़ाया है। लोगों को भगवान महादेव में, भगवान शंकर में अगर अटूट विश्वास है तो सुरक्षा बलों पर भी उन्हें ज़बरदस्त विश्वास है। तो सुरक्षा का भूतपूर्व इंतजाम है। यात्रा सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से उल्लासमय माहौल में, भक्तिपूर्ण माहौल में चल रही है भावना। बिल्कुल, यह आस्था की ये जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है बाबा बर्फानी की, इसमें कोई चूक न रह जाए, ऐसे अभेद्य सुरक्षा इस बार की गई है। अश्वनी, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन तैयारियों में अब जुट गया है। यह कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलने वाली है। वहीं 23 जुलाई को महाअभिषेक किया जाएगा। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। आइए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। 11 जुलाई से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए दोनों राज्यों के प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका खास ध्यान रखा गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस यात्रा को लेकर नया फरमान भी जारी किया है कि अगर कांवड़ रूट पर दुकान है तो दुकानदार को पहचान बतानी होगी। मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हम हर स्थिति में कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो जाने और समझे कि किससे खाने योग्य सामान खरीद रहा है और यह नियम भी है। समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती रही है। प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकना चाहती है। हर स्थिति में कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे और समाजवादी पार्टी के लोगों का जो पुराना सगल है कि कांवड़ यात्रा को लेकर के तरह तरह के बयान देना, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हर क्रेता का यह अधिकार है कि वो जाने और समझे कि किससे खाने योग्य सामान खरीद रहा है और ये नियम भी है। ये यदि वो लिख रहे हैं या लिखने के लिए कहा तो इसमें दिक्कत क्या है उनको? सहारनपुर में 3 राज्यों हरियाणा, उत्तराखंड, मेरठ और सहारनपुर मंडल के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की अंतर्राज्यीय एवं अंतर जनपदीय समन्वय गोष्ठी हुई। इसमें मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर ने यात्रा की सुरक्षित और व्यवस्थित व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। हर एक प्रदेश में भी है, उस पे जो है कई सारे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड भी इसमें सॉफ्टवेयर आएंगे। उसके तहत जो है हम लोग ट्रैफिक प्रबंधन में, भीड़ प्रबंधन में और सुरक्षा के संबंध में लगातार जो है हम लोग एक दूसरे को सहयोग भी करते रहेंगे, उससे फीड भी मिलता रहेगा।
कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक व्यवस्था की है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। जिलाधिकारी और एसपी ने अधिकारियों के साथ कांवड़ मार्ग का निरीक्षण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट जानने का, अखबारों की सुर्खियां। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी साइमा। साइमा, सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात की जाए तो वो कौन सी मुख्य खबरें हैं जिसे आज अखबारों के पन्नों में जगह मिली है? गुड मॉर्निंग भावना। तो और हमारे तमाम दर्शकों को भी सुप्रभात। दिल्ली से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाना की जो यात्रा है उसी को ही मुख्य खबर सभी अखबारों ने बनाया है। और प्रधानमंत्री को जहां राष्ट्रीय सम्मान मिला है, वहीं जहां उन्होंने संसद से वहां पर संबोधन की जो किया है उसमें उन्होंने कहा है कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ दिए बिना प्रगति संभव नहीं है। इस खबर को ही सभी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। आगे भी खबरें कुछ जान लेते हैं हम आपको कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नूर खान एयरबेस पर भारत ने दागी थी ब्रह्मोस मिसाइल और नूर खान एयरबेस पर परमाणु हमला समझकर कांप गया था पाकिस्तान। जी हाँ, आपको बता दें कि ये खबर इसमें इस तरह से ली गई है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के जो सलाहकार हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने पाकिस्तानी टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस वक्त नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी तो पाकिस्तान की सेना के पास ये विश्लेषण करने के लिए केवल 30 से 45 सेकंड का समय था कि मिसाइल परमाणु हथियार से तो लैस नहीं है, और इस बारे में केवल 30 सेकंड में कोई भी निर्णय लेना एक खतरनाक स्थिति थी। भारत पाक संघर्ष में परमाणु युद्ध का खतरा काफ़ी अधिक बना हुआ था। आगे की भी मुख्य सुर्खियां जान लेते हैं। जी हाँ, अब आपको बता दें कि 10 से 15 साल पुरानी जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां थीं उन पे पेट्रोल लेने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन अब इन पर कुछ होल्ड रखा गया है इस फैसले को, क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि उससे राहत मिलती दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार ने फैसले का विरोध करते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से इसको वापस लेने को कहा है। सरकार ने लोगों को हो रही दिक्कतों का हवाला दिया है और कहा है कि ऐसी गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंप पर जो सिस्टम लगाया गया है उसमें कई तरह की खामियां हैं। CAQM जल्द ही अपने फैसले का ऐलान कर सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पुरानी जो सरकार है उसमें के सिस्टम में भी कई खामियां थी जिनको दुरुस्त करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत है, और हो सकता है कि 2026 तक पूरे NCR के साथ लागू हो फ्यूल बैन। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि अक्सर मरीज़ जब दुकानों पर जाते हैं, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, तो उनको ब्रांड के नाम मांगते ही मेडिकल स्टोर वाले खुद ही महंगी दवाइयां दे देते हैं, जबकि वो सस्ती और जेनेरिक दवाइयां उनके पास उपलब्ध होती हैं। उसके बावजूद भी उनको महंगी दवाइयां दे दी जाती हैं। और इसी को देखते हुए अब औषधि महानियंत्रण दवाओं की पैकेजिंग और लेबलिंग से जुड़ा जो नियम है उसमें एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है ताकि लोगों को इस परेशानी से निजात मिल सके, और अब इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। आपको बता दें कि बड़े बड़े अक्षरों में जानकारी दी जाएगी, चमकदार पैकेजिंग पर रोक होगी, एक्सपायरी डेट कई जगहों पर लिखी होगी और जेनेरिक और ब्रांड में फ़र्क साफ तौर पर निशान लगाकर उस दवाई पर लिखा होगा ताकि लोगों को पता चल सके कि ये दवाई जेनेरिक है या फिर उसी की दूसरे ब्रांड की कोई महंगी दवाई है। आगे बढ़ते हैं, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ये एक अच्छी पहल इसमें प्रकाशित हुई है। आपको बता दें कि इन्होंने ऑपरेशन मिलाप
इन्होंने शुरू किया था, जहां पर लापता लोगों की घर वापसी अभियान चलाया गया, जिसमें 167 लापता लोगों को घर वापस पहुंचाया गया, जिसमें 53 नाबालिग बच्चे थे। और आपको बता दें कि ये बच्चे जो थे वो अधिकतर लापता जो हुए थे वो माता पिता की डांट पड़ने के बाद घर छोड़कर चले गए थे, और ज़्यादातर ऐसे पेरेंट्स उनकी पढ़ाई पर दबाव डालते थे। कई बच्चे ऐसे भी थे जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए लेकिन उसके बाद घर वापस नहीं आए। तो ये एक बड़ा अभियान और एक अच्छी पहल साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से सामने आई है। तो ये थी कुछ अखबारों की मुख्य प्रकाशित खबरें जो हमने आपके लिए चुनी थी, और भावना यही थी हमारे आज के अखबारों की सुर्खियाँ। सामा, विभिन्न क्षेत्रों की खबरें जो आज अखबारों में प्रकाशित हुई हैं उनको हमारे दर्शकों तक बेहद ही कम समय में पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेकअप। ब्रेक के बाद होगा एक और हमारा खास सेगमेंट, जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या चल रहा है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए नया सवेरा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए आप देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चर्चित वन बिग ब्यूटीफुल बिल गुरुवार देर रात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से 214 के अंतर से पास हो गया है। 218 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट दिया, जबकि 214 ने विरोध में अपना मत दिया। ट्रंप ने के हस्ताक्षर के बाद अब ये बिल कानून बन जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की बात। पुतिन ने बातचीत के दौरान कहा कि मॉस्को यूक्रेन युद्ध का बातचीत के जरिए अंत चाहता है, लेकिन रूस अपने मूल लक्ष्यों से पीछे नहीं हटेगा। बातचीत में ट्रंप ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई को शीघ्र समाप्त करने का मुद्दा फिर से उठाया। रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। रूसी राजदूत दिमित्री चिरनोव ने खुद काबुल जाकर तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता की जानकारी दी। तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद यह संदेश साफ हो चुका है कि रूस अब तालिबान के साथ रिश्ते गहरे करने को तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के बाद आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। कारोबार जगत में बात कर लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट की। नीति आयोग ने रासायनिक उद्योग पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार भारत का लक्ष्य 2040 तक $1 ट्रिलियन का रासायनिक उत्पादन करना है। क्या कुछ खास है और इस रिपोर्ट में, इस बारे में हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी से खास बातचीत की है। नीति आयोग ने केमिकल इंडस्ट्री पर अपनी रिपोर्ट जारी की है और मेरे साथ है नीति आयोग के मेंबर मिस्टर वीरमानी। आइए मुझसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या खास है जो भारत के शेयर को ग्लोबल लेवल पर बढ़ा सकता है। सर, तो ख़ास बात ये है कि उसका रिव्यू लिया गया है, किस जगह पे हम वेयर वी स्टैंड, किस जगह पे हम खड़े हैं और आगे क्या करना है, क्या पॉलिसीज़ चाहिए, क्या दिशा होगी, क्या विकसित भारत का 2047 में क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, उनको कुछ आइडिया हो जाता है कि कहाँ जा रहे हैं और फिर वो अपनी प्लानिंग, एक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट जो आपने मेंशन किया वो सब प्लान कर सकते हैं। और भारत को अपना ग्लोबल शेयर बढ़ाना है तो इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो रिपोर्ट में ऑल्सो तकरीबन 150 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक वैल्यू एट्सेट्रा। तो उसमें से उन्होंने
रिपोर्ट के ऑथर्स ने तकरीबन, अगर एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, 40 शायद प्रोडक्ट उसमें से सिलेक्ट किए हैं जिसमें एम्फोसिस होना चाहिए, क्योंकि केमिकल्स की ये होती है कि बहुत ही डाइवर्स इंडस्ट्रीज़ है। जनरली हम किसी इंडस्ट्री में देखते हैं तो 10-20 ज़्यादा से ज़्यादा 50 प्रोडक्ट होते हैं, इसमें हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर फोकस करना है उसमें, पॉलिसी एम्फोसिस देना है या कोई सब्सिडी टाइप ऑफ स्कीम देनी हो एक्सेट्रा, तो बेसिकली इन्होंने द रिपोर्ट ने कुछ प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें एम्फोसिस होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसे सब जगह करने, सब प्रोडक्ट से इतनी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि स्केल करना पड़ता है, तो मिनिमम एफिशिएंट स्केल चाहिए होता है। और ख़ास करके केमिकल्स, जो हेवी केमिकल इंडस्ट्री है वो बहुत स्केल पे डिपेंडेंट है, तो जो कम्पेटिटिवनेस है ना वो साइज़ पे डिपेंड करता है। तो इस तरह कई इश्यूज़ जो हैं वो सब एनालाइज़ किए हैं और कई रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो जैसे कि आपने सुना मिस्टर वीरवानी से, भारत बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने ग्लोबल शेयर को बढ़ाने के लिए, और इस दिशा में ये रिपोर्ट एक बड़ा कदम होगा। कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। नया सवेर में अब खबरें होंगी खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच की। भारत ने बर्मिंघम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम के 587 रन के विशाल स्कोर के जवाब में इंग्लैंड ने 77 रन पर अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए हैं। जो रूट 18 और हैरी ब्रूक 30 रन पर नाबाद हैं। आकाशदीप ने बैन डकेट और ओली पोप को लगातार 2 गेंदों पर 0 पर आउट किया। जैक क्रॉले 19 रन बनाकर सिराज का शिकार बने। इंग्लैंड 77 रन पर 3 विकेट गंवा चुका है और भारत से अभी भी 510 रन पीछे है। तीसरे दिन का पहला सेशन मैच के लिहाज से काफी अहम होगा। इससे पहले भारतीय पारी 587 रन पर आउट हो गई। एजबेस्टन टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भारत की पहली पारी में दोहरा शतक जड़ दिया। साथ ही उन्होंने अपने नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज किए। शुभमन गिल इंग्लैंड में किसी टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मोहम्मद अजहरुद्दीन का था। अजहरुद्दीन ने अगस्त 1990 में मैनचेस्टर टेस्ट मैच में 179 रनों की पारी खेली थी। इंग्लैंड में टेस्ट मैचों में दोहरा शतक जड़ने वाले शुभमन गिल तीसरे भारतीय हैं। शुभमन ने पहले सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ ही ऐसा कर पाए हैं। अब शुभमन गिल विदेशी धरती पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। शुभमन ने विराट कोहली को पछाड़ दिया। कोहली ने जुलाई 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ नॉर्थ साउथ टेस्ट में 200 रन बनाए थे। और खेल की खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं मौसम की। मिजाज मौसम में जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
इसी के साथ नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। मुलाकात होने वाली है अब आपसे सोमवार को, लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते हैं ऋषिकेश की खूबसूरत यात्रा पर, जहां गंगा नदी के शांत किनारों, हरे भरे पहाड़ों और मंदिरों के शांत वातावरण को देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा, साथ ही आपका दिन भी मंगलमय होगा। तो आइए प्रकृति से जुड़कर इन यादगार लम्हों को जिएं। आप लीजिए इस मनमोहक यात्रा का आनंद। मुझे और मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।